बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ज़ाहिर जाफ़र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने एतराफ़ी जुर्म में क्या कहा, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके इल्म में लेके आनी है वो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वालदा इस्मत आदम के हवाले से है। उनका ज़मानत का केस अदालत में था। उनके वकला ने क्या दलाइल दिए, जज साहब ने दोनों वकला के दलाइल में से कौन से पॉइंट को पकड़ा, शाह खावर ने क्या दलाइल दिए और किस तरह जज साहब ने ज़मानत मुस्तरद कर दी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया, वीडियोस को शेयर किया, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स हम उठा रहे थे कि इन पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। पेरेंट्स भी शामिल हैं, तमाम अमला भी कत्ल के अंदर शामिल है और ये वेल प्लान्ड मर्डर है। तो ये आवाज़ आपके तवज्जुह से फैली और अल्हम्दुलिल्लाह वही पॉइंट्स कोर्ट के अंदर एड्रेस हुए, उन्हीं को कंसीडर किया गया और उन्हीं को बेस बनाकर ज़मानत मुस्तरद की गई। फ़र्दर तफसील बताने से पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच जाएंगी और सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। ज़ाहिर जाफ़र ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए तमाम हकीकतों से पर्दा उठा दिया। उसने बताया कि इस जुर्म के अंदर उसके माँ बाप, घर के मुलाजमीन और रीहैब थेरेपी क्लिनिक के वर्कर तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। जब उससे तफसीलन पूछा गया, सवालात किए गए, तो वो एक चीज़ से पर्दा उठाता गया। उसका कहना था कि 18 तारीख को नूर उसके घर आई थी, अच्छी गपशप हो रही थी। जब मैंने शादी की बात की तो नूर ने इनकार कर दिया। इस पर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने नूर को मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया और नूर ने फिर मुझे धमकी दी कि मैं बाहर जाकर पुलिस को सब बता दूंगी कि तुम मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हो। मुझे और तैश आ गई और मैंने कत्ल का मंसूबा बनाया। मैंने खान समा, इफ्तिखार और जमील को बुलाया और उनको कहा कि दरवाज़े बंद कर दो, ना घर से कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई मेरी इजाज़त के बगैर घर में दाखिल होगा। इसके बाद मैंने नूर का कत्ल कर दिया और मैंने फिर अपने वालिद को, ज़ाकिर जाफ़र को, जो कराची में थे, टेलीफ़ोन किया और बताया कि मैंने नूर का कत्ल कर दिया। मेरे वालिद ने मुझे हौसला दिया और कहा कि परेशान ना होना, मैं सब संभाल लूँगा। इसके बाद उन्होंने रीहैब थेरेपी क्लिनिक फ़ोन किया और वर्कर्स को कहा कि घर जाओ और जाकर मामले को संभालो। जो लोग ये कह रहे हैं कि वालिद ने इसलिए वर्कर्स को घर बुलाया था कि वो मुझे संभाल लेंगे, मुझे नहीं था संभालना, मैं सेंसेस में था। उन्होंने लाश को ठिकाने लगाना था, इसीलिए वो घर आए और अमजद जो हमारा एक वर्कर है क्लिनिक पे, वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा जहाँ से नूर नीचे कूदी थी और जब वो अंदर आया तो मैंने उस पर भी खंजर से वार किए, ज़ख्मी किया। हुआ ये था तो मैं सेंसेस में, लेकिन मैं घबरा गया हुआ था कि मैंने कत्ल कर दिया है और मैंने फिर उस पैनिक के अंदर मैंने अमजद पे भी हमला कर दिया। अमजद ज़ख्मी हो गया और वहाँ से वो नीचे आ गया। और यहाँ पे मुख्तार गार्ड को भी पता था कि क्या सारा वाक़या हो रहा है, क्योंकि जब नूर नीचे गिरी थी तो वो भागी थी गार्ड के कैबिन की तरफ, मुख्तार गार्ड के कैबिन की तरफ। मुख्तार ने देखा था लेकिन उसकी हेल्प नहीं की थी, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि कोई इस मामले में नहीं आएगा। लेकिन उसने वालदा इस्मत आदम को कॉल करके बता दिया था कि अंदर ये मामला चल रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि ज़ाहिर जाफ़र के साथ साथ उसके माँ बाप, घर के अमला और रीहैब क्लिनिक का तमाम अमला इस काम में मुलव्विस था और इसको 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया। एक बयान होता है जी 161 के तहत जो तफ्तीशी के सामने होता है, उसकी पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो हैसियत नहीं होती जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर होती है, और हैसियत उसकी होती है जो 164 के तहत, 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आप एतराफ़ जुर्म करते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इसने बहरहाल पुलिस के सामने मान लिया। इससे पहले ये नाटक करता रहा था कि इसको इंग्लिश ही आती है, उर्दू आती नहीं है। अब ये उर्दू को समझता भी है और उर्दू में गपशप भी लगा रहा है। अब आपको दूसरे हिस्से में बताते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वालदा इस्मत आदम का जो ज़मानत का केस अदालत में था उसमें बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। ये बहुत तवील समाअत थी, 2.5 घंटे पर मुश्तमिल थी। नॉर्मली जब आप बेल के लिए केस फाइल करते हैं तो वो जल्दी फ़ैसला हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है। लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ केस था। 2.5 घंटे बातचीत हुई और इसमें 1 घंटा 8 मिनट ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने दलाइल पेश किए, 18 मिनट इस्मत आदम के वकील ने दलाइल पेश किए और उसके बाद शाह खावर ने गप लगाई, जज साहब के रिमार्क्स आए। तो ये कुल मिल मिला के 2.5 घंटे पे बात जाती है। हुआ क्या था आपको अंदर की कहानी बता देते हैं कि जब अदालत लगी और तफसील से दलाइल शुरू हुए तो ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने नूर मुकद्दम और उसकी फ़ैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार किया
उनका ये कहना था कि जाकिर जाफ़र को नूर मुकद्दम और उसके माँ बाप के साथ बहुत सिम्पतीज़ हैं। जो हुआ गलत हुआ, ज़ाहिर जाफ़र ने जो किया वो उससे नाला हैं, नाराज़ हैं। और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश करना शुरू की कि जाकिर जाफ़र इनोसेंट हैं, वो कराची में थे, उनको कुछ भी नहीं पता कि ज़ाहिर जाफ़र ने क्या किया, नूर आई, नूर को कत्ल किया, वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर बात की जाए जाकिर जाफ़र की इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, और जो सबूत सामने लेके आए हैं, शवाहिद जो सामने लेके आए, जिससे ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जी कॉल रिकॉर्ड्स के बाप और बेटे का आपस में रब्ता था, तो इससे ये साबित नहीं होता कि बेटे ने जो कुछ भी किया वो बाप को बताया। बेटा ड्रगी है, वो अपने सेंसेस में नहीं होता, उसको इलाज के लिए पहले अमेरिका भेजा, फिर पाकिस्तान बुला लिया, फिर इंग्लैंड भेजा, फिर वापस बुला लिया, यहाँ पे भी उसका इलाज चल रहा है, वो तो नशई है। तो जाकिर जाफ़र के वकील ने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ज़ाहिर जाफ़र ड्रगी है, नशई है, वो सेंसेस में नहीं होता कि आगे चल के उसको एज मिल सके इस केस के हवाले से। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जाकिर जाफ़र के अगेंस्ट ज़ाहिर जाफ़र के एतराफ़ी बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कोई अहमियत नहीं रखता। वो 161 के तहत तफ्तीशी के सामने उसने एतराफ़ जुर्म किया, तो हमारे मुल्क में उसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अगर वो 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगा फिर कंसीडर करेंगे, लेकिन आज की तारीख में उसका बयान 161 के तहत है, तो वो इनकी ज़मानत पे असरअंदाज नहीं हो सकता। ये एतराफ़ी जुर्म जो एक पेश किया गया था जज साहब के सामने, वो शौकत मुकद्दम ने, नूर मुकद्दम के वालिद ने सप्लीमेंट्री दरख्वास्त दी थी, और उसमें ये उन्होंने रीज़न दी थी कि चूँकि एतराफ़ी जुर्म कर लिया है ज़ाहिर जाफ़र ने, तो उसने मानना है कि उसके माँ बाप जाकिर जाफ़र और इस्मत आदम मुलव्विस हैं, तो प्लीज़ इनको आप बेल ना दें, इनको अंदर रखें, मज़ीद तफ्तीश की जाए। उसको उसने रिजेक्ट किया, जाकिर जाफ़र के वकील ने उस सप्लीमेंट्री दरख्वास्त को रिजेक्ट किया कि भाई उसकी कोई हैसियत नहीं है ज़ाहिर जाफ़र के बयान की। इसके बाद ये 1 घंटा 8 मिनट बोले थे, जाकिर जाफ़र के वकील 1 घंटा 8 मिनट बोले थे। इसके बाद इस्मत आदम के वकील ने जब अपने दलाल शुरू किए, वो 18 मिनट बोले, बड़ा मुख्तसर बोले, प्रिसाइज बोले, टू दी पॉइंट बोले। उन्होंने भी यही चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि उनकी जो मौकला हैं इस्मत आदम इनोसेंट हैं, वो भी कराची में अपने हस्बैंड के साथ थी, उनको नहीं पता कि उनका बेटा क्या कह रहा था। नूर आई मरी, वो बिल्कुल नहीं जानती। अब फिर कॉल रिकॉर्ड्स आप सबूत के तौर पे सामने लेके आए, तो माँ और बेटे का क्या रब्ता नहीं हो सकता? किस कानून में लिखा कि माँ बेटा आपस में बात नहीं कर सकते हैं? और आपने जो इनको हिरासत में रखा हुआ है इस्मत आदम को, ये गलत है, इनको आप रिलीज़ करें, इनको आप बेल दे दें। इस पर जज साहब चौंके और उन्होंने बड़े शानदार रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इसको हम अगर हिरासत में रखा हुआ है तो वो गलत है, तो जो एक नशई है, जो ड्रगी है, उसको 3 दिन के लिए माँ बाप ने अकेला घर में छोड़ के चला गया, वो जो मर्ज़ी करता फिले। इस पे इस्मत आदम के वकील ने एक स्टेटमेंट दी और जिससे वो केस ही ख़राब कर गए। उन्होंने कहा कि जो ज़ाहिर जाफ़र है वो आज़ाद लड़का है, 28 साल उसकी उम्र है, वो अपना काम करता है, अपना आता जाता है, अपने फ़ैसले करता है, अमेरिका भी गया, बरतानिया भी गया, तो वो बाउंड नहीं है कि वो कुछ भी करना तो पूछ के करना या उसने बताना है। यहाँ जज साहब ने पकड़ लिया। जज साहब ने कहा कि जो जाकिर जाफ़र के वकील हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो ड्रगी है, उसका जेब खर्च बंद है, उस पर नज़र रखी गई है, और आप ये कह रहे हैं कि वो आज़ाद तबीयत का मालिक है। अगर आपने उसका जेब खर्च बंद किया हुआ है तो फिर वो तो डिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। ये जो स्टेटमेंट के अंदर तजाद आया, कंट्राडिक्शन आई दोनों वकला की तरफ से, जाकिर जाफ़र के और इस्मत आदम के, केस ख़राब कर लिया। उधर से बेटे ने वैसे ही अपना स्टेटमेंट दे दी हुई थी, कन्फेस कर लिया हुआ था कि माँ बाप को पता हुआ है, तो केस उनका ख़राब हो गया। इसके बाद शौकत मुकद्दम के जो वकील हैं शाह खावर, उन्होंने बड़ी शानदार चीज़ें सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि देखें ये बेल बनती नहीं है, उसकी रीज़न है, एक तो CCTV फुटेज सामने आ चुकी हुई है जिसके अंदर वो बच्ची गिरी या भागी या गार्ड ने देखा, वो सारी चीज़ उन्होंने डिटेल में बताई जो हमने अपनी शुरू की वीडियोस के अंदर भी इश्यूज़ उठाए थे। रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई CCTV वीडियो के अंदर के जिसमें ज़ाहिर जाफ़र ने गार्ड को कहा कि इसको बाहर ना जाने देना। जब नूर नीचे गिरी गार्ड की तरफ गई और तब उसने गार्ड मुख्तार को कहा कि इसको बाहर ना जाने देना, फिर वो घसीट के उसको अंदर ले आता है। दूसरा, उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए, बहुत डिटेल में किए, उतनी तफसील में तो हम नहीं बता रहे कि कितने बजकर कितने मिनट पे उसने फ़ोन किया, कितने सेकंड का किया। बहरहाल शाह खावर साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ था। वो डिटेल्ड जब उन्होंने बताई
कि 100 से ज़ायद कॉल्स एक दिन के अंदर जाहिर जाफ़र ने अपने पेरेंट्स को की है। ये कह रहे हैं कि जी हम नाराज़ थे, हम नाला थे, जाहिर जाफ़र से हमारा कोई इतना उसके साथ रब्ता नहीं था, बोलचाल भी बंद थी और उसका जेब खर्च भी बंद था। तो अगर उस इतना इनका कम्युनिकेशन गैप था, इतना ये फैमिली डिस्टेंस पे थी, तो एक दिन के अंदर, वो भी चंद घंटों के अंदर, बेटा माँ बाप को 100 कॉल्स करता है। तो इतना तो बहुत मोहब्बत भी हो माँ बाप से तो भी बच्चा अपना कॉल नहीं करता, एक कर ले, दो कर ले, 5 कर ले, को बहुत ज़रूरी है। इसका जो पैटर्न सामने आया है वो सेकंड्स के अंदर आया है कि इसने कॉल की, सेकंड्स की बंद, 1.5 मिनट की बंद, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कॉल जा रही हैं। फिर शाह खावर साहब ने पूरा इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा देखें बात ये है, जाहिर जाफ़र के घर नूर आती है, वो उससे पहले भी कॉल्स पर रब्ते में रहता है, मारने के बाद भी कॉल जाती है बाप को, उसी टाइम पे मुख्तार की कॉल जाती है इस्मत को, इस्मत क्लिनिक पे फ़ोन करती है, वहाँ से जाकिर भी क्लिनिक पे फ़ोन करता है, वहाँ से रिहैब थेरेपी क्लिनिक से वर्कर्स घर आते हैं, वो ऊपर जाते हैं, जो अमजद है वर्कर वो ज़ख्मी होकर नीचे आता है। ये सारा CCTV के अंदर भी रिकॉर्ड हुआ, कॉल रिकॉर्ड्स भी ये बताते हैं। इन्होंने जो चूक की है, इन्होंने जो गलती की है, जो ये साबित करता है कि ये जुर्म बराबर के शरीक हैं कि जब जाहिर जाफ़र को ने बता दिया था, जाकिर जाफ़र को, बाप को, मुख्तार ने अपनी मालकन को, इस्मत आदम को बता दिया था कि ये सब कुछ हो रहा है, और जाहिर जाफ़र ने बाप को बता दिया था कि मैंने मार दिया, तो इनका इमीडिएट रिस्पॉन्स ये बनता था कि ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कॉल करते और उनको कहते जी ये जुर्म हो गया, आप इसको ले जाएँ। आधा किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन घर से, लेकिन जाकिर ने, इस्मत ने, मुख्तार ने, रिहैब थेरेपी क्लिनिक के वर्कर्स ने, किसी ने भी ये मुनासिब नहीं समझा कि वो पुलिस को इन्वॉल्व करें। वो अपने तय खुद से वो इसको सॉर्ट आउट करते क्योंकि इसको बचाना था, छुपाना था। तो ये नीयत साबित हुई, ये इंटेंशन साबित हुई। शाह खावर साहब अपने बहुत खूबसूरती से इसको इस्टेब्लिश किया, जैसा भी कन्विंस हुए, और उन्होंने बेल देने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, बेसिकली फ़ैसला महफूज उन्होंने कर लिया हुआ है। डिटेल्ड जो फ़ैसला है वो अभी कल आएगा, लेकिन उन्होंने महफूज फ़ैसला ये सुना दिया मुख्तसरन के बेल कैंसल, आप अंदर रहेंगे, मज़ीद तफ्तीश होगी। सलाम है जज साहब को और सलाम है शाह खावर साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छे दलाइल पेश किया। इसमें जाकिर जाफ़र के वकील ने केस को उलझाने की भी कोशिश की थी जब वो दलाइल पेश कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि देखें, आप जाहिर जाफ़र एंड फैमिली के बारे में तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको नहीं था पता कि आपके घर में क्या हो रहा है, जाहिर क्या कर रहा है, जाकिर साहब कैसे बेखबर थे, माँ कैसे बेखबर थी, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, 3 दिन सारा कुछ हुआ। आप बताएं शौकत मुकद्दम साहब, जब आपकी बेटी 18 को घर से गई, 3 दिन गायब रही, आपने FIR कटवाई कि नहीं कटवाई? अगर कटवाई तो क्या कटवाई? 3 दिन खामोश क्यों थे आप क्यों नहीं पुलिस स्टेशन गए? आपने बेटी को क्यों नहीं कॉल की? वो लाहौर जा रही थी ना, ये आपने स्टेटमेंट सबसे पहले दी। वो लाहौर जा रही थी तो आपका जब रब्ता नहीं हुआ तो आप पैनिक क्यों नहीं आपने किया, परेशान क्यों नहीं आप हुए? आपने उस जगह पे कॉल क्यों नहीं की जहाँ पे बच्ची आपको बता के गई थी कि मैं फ़लाँ जगह पे लाहौर जा रही हूँ? 3 दिन खामोशी क्यों इख्तियार की? शौकत मुकद्दम साहब ने बहरहाल इसका जवाब नहीं दिया, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसलिए नहीं उन्होंने FIR कटवाई होगी, पुलिस को इन्वॉल्व किया होगा कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पे बच्चियों के बारे में हम बड़े हसास होते हैं, मोहतात होते हैं, और हमें ये खौफ होता है कि बच्ची के हवाले से अगर कोई भी बात पुलिस स्टेशन, थाने, कचहरी चले जाए तो बदनामी होगी और उसके आगे मुस्तकबिल में बड़े उसके होलनाक किस्म के असरात आते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं, ये हर घर की नॉर्मल प्रैक्टिस हम देखते आ रहे हैं कि हम बच्चियों के मामले में ना थाने कचहरी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये हमारी एजम्पशन है। शाह खावर साहब, उनके वकील और शौकत मुकद्दम साहब ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ऐसा लगता है कि शौकत मुकद्दम साहब ने इसलिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया होगा। और ये 2 आज की मेजर अपडेट्स थी, ये आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि जाहिर जाफ़र ने एतराफ़ी बयान दे दिया, जुर्म कबूल कर लिया, और जाकिर जाफ़र और उसकी बीवी इस्मत आदम को बेल नहीं मिली है, कैंसिल हो गई है। यहाँ पे हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारी वीडियोस को शेयर किया, लाइक किया, जिसकी वजह से ये आवाज़ फैलती गई। हम थ्रू आउट इस केस के अंदर जो कुछ भी हमें लगता था कि यार इन चीज़ों को देखना चाहिए, मिसाल के तौर पे हम ये कहते रहे कि ये वेल प्लान्ड मर्डर है, आपके सामने निकला। हम ये कहते रहे कि जाहिर जाफ़र अकेला नहीं है, उसके दोस्त, उसकी माँ बहन, उसके माँ बाप, ये सारे शामिल हैं, आपके सामने निकला। उसके दोनों दोस्त गिल्टी नज़र आए, उसकी बहन मुलविस नज़र आई, माँ बाप
मुलविस नज़र आए, ये साबित हो गया। हम ये भी कहते आ रहे थे शुरू से कि इसके माँ बाप को अरेस्ट करें, उनको इंटेरोगेट करें, बहुत कुछ पता चलेगा। आपके सामने जैसे ही अरेस्ट किया, इंटेरोगेट किया, सामने आ गया। हमने ये भी कहा था कि इसकी बहन को पकड़ें, उसको इंटेरोगेट करें, लेकिन उधर हमने चूक कर दी, वो पाकिस्तान से लंदन जा चुकी हुई है। हमने ये भी कहा था कि कॉल रिकॉर्ड्स निकालें, तमाम काला छट्टा आपके सामने आ जाएगा, कब कब किसने किस किस को फ़ोन किया। जैसे ही आपने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो सारी कहानी आपके सामने खुल के आ गई। अल्टीमेटली ज़ाहिर जाफ़र को भी मानना पड़ गया कि वो अकेला नहीं था, तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। तो आगे भी जो इस केस के अंदर फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको लम्हा ब लम्हा उससे आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।